अच्छा बेटा, तो ये तो बताओ कि रास्ते में कोई और जगह नहीं मिली क्या? क्योंकि इस काली रात के मौसम में अक्सर लोग यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते। जी अम्मा जी, पूरा रास्ता भयानक और सुनसान था। ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। हाँ बेटा, ये जंगल ही ऐसा है। यहाँ की हवा भी बातें करती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे पीछे हमारे साथ चल रहा है। लेकिन तुम अब फिक्र मत करो, तुम हमारे गांव में हो, यहाँ सब कुछ ठीक है। वैसे सच में यहाँ बहुत सुकून देने वाला माहौल है, मगर एक अजीब बात यह थी कि पूरे रास्ते में हमें गांव दिखा ही नहीं, और अचानक से ही ये जगह सामने आ गई, जैसे कि किसी पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। ऐसा लगता है कि इस गांव में एक अलग ही बात है, एक अजीब सा सुकून है जो डर और खुशी दोनों देता है। हाँ बेटा, कभी कभी कुछ जगहें खुद नहीं दिखती, बस कुछ लोग ही उन जगहों को देख पाते हैं। और तुम दोनों को तुम्हारी किस्मत ही यहाँ ले आई है। क्या मतलब है इस बात का अम्मा जी? क्या ये गांव दूसरे गांव से अलग है? हाँ बेटा, हर गांव की एक कहानी होती है, और हमारे गांव की भी अपनी ही एक कहानी है। लेकिन वो सारी कहानियां मैं तुम्हें कल सुनाऊंगी। आज रात काफी हो गई है, अब तुम दोनों खाना खा लो, थोड़ी थकान उतर जाएगी, फिर आराम से सब समझा दूंगी। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अंदर से एक आवाज आई। खाना तैयार है, आप तीनों अंदर कमरे में आ जाएं, सब कुछ तैयार हो गया है। उस लड़की की आवाज सुनकर वो तीनों अंदर कमरे में चले जाते हैं। वहां पर 2 प्लेटों में एक मजेदार सा खाना रखा था, और उन दोनों ने जैसे ही थोड़ा सा खाया, उन्हें एक अजीब सी बात महसूस हुई। वो खाना बड़ा ही अजीब जायके का था। ये खाना आप लोग खाइए, ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत से लोगों का खून पसीना है इसमें। इस बात का क्या मतलब है कि बहुत से लोगों का खून पसीना है? साहब जी, इसका मतलब है कि इसमें बहुत से लोगों की मेहनत की चीजें स्लैश मसाले हैं। हमारे गांव में बहुत से लोग मसाले बनाते हैं, उन्हीं के बारे में कह रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, समझ गया। अब उन लोगों ने थोड़ी बातें की और खाना खाया। वहां का माहौल अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत उठकर खड़ी हो गई और उन्हें कहा कि अब वो दोनों इधर आराम कर लें। अच्छा बेटा, अब आराम का वक्त आ गया है। अब तुम दोनों आराम से सो जाओ, सारी थकान उतार दो अपनी, फिर सुबह आराम से बैठकर बातें करेंगे। तुम दोनों आज यहीं रहो, हिफाजत से रहोगे। ठीक है अम्मा जी, लेकिन ये कमरा इतना पुराना है, फिर भी इतना साफ सुथरा है और अजीब सा प्यारा लग रहा है। उस कमरे में वो दोनों भाई बैठे थे, और अब वो दोनों माँ और बेटी वहां से जाने लगी और उन्हें आराम के लिए अकेला छोड़ दिया। वो कमरा छोटा सा था, लेकिन साफ सुथरा था। उस कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी। ये कमरा तो छोटा है, लेकिन एक अजीब सी खुशबू और अजीब सा लग रहा है। ये माँ बेटी भी मुझे अजीब सी लग रही है। हाँ, सही कह रहा है तू। अब तो मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा। उन दोनों की बातें, उनका खाना और ये कमरा, ये सब कुछ मुझे अब अजीब लग रहा है। लेकिन तुम डरो मत, हम सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे। अब बाहर उसी तरह बारिश हो रही थी और रात के करीब 2 बजे श्यामलाल को प्यास लगी तो उसकी आंख खुल गई। उसे बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो, और वो उस आवाज के पीछे उस कमरे से बाहर जाने लगा। बाहर उसी तरह तेज बारिश हो रही थी और अजीब माहौल था। अंधेरा अब और भी काला हो गया था कि सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उधर ही घर के पास एक लड़की बैठी हुई रो रही थी। उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था। जब श्यामलाल ने गौर से देखा तो उसके रोने की आवाजें और भी साफ होने लगीं। अरे कौन हो तुम? ए लड़की, यहाँ क्या कर रही हो इतने रात को? और तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उसने उसे आवाज लगाई, लेकिन वहां से एक बार भी कोई जवाब नहीं आया। वो सिर्फ रो रही थी। श्यामलाल को डर भी लग रहा था।
लेकिन उसने फिर आवाज लगाई। अरे लड़की, बताओ क्या हुआ है? कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। साहब जी, मैं एक मजबूर लड़की हूँ। मुझे मेरे पति ने इस बारिश की रात में घर से निकाल दिया और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। उसने ये कहा ही था कि श्यामलाल को पीछे से किसी की आहट सुनाई दी, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उस औरत की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं और वो बड़ी आवाज में पूछने लगी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम घर से बाहर क्यों आए? वो सामने यहाँ एक लड़की बैठी रो रही थी। पहले धीमी आवाज में, फिर उसकी आवाज तेज होने लगी। यहाँ जो कुछ दिखाई देता है वो सब कुछ सच नहीं होता। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। अब जल्दी से अंदर चले जाओ, बारिश है, भीग कर बीमार हो जाओगे। अब श्यामलाल का डर की वजह से जिस्म कांपने लगा। उस औरत की आंखों में अब एक राज नजर आ रहा था और वो अजीब सी बातें करने लगी थी जो बहुत अजीब लग रही थी। उसके कहने पर अब श्यामलाल वहां से घर के अंदर दोबारा जाने लगा। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे के अंदर गया और अपने भाई को जल्दी जगाने लगा। अरे भाई, उठो, जल्दी उठो। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। सब कुछ अजीब लग रहा है। जल्दी उठो भाई। उसकी आवाज सुनकर उसका भाई एकदम नींद से उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? भाई, मैं बाहर गया था। मुझे किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसके बाद उसने सारी बात शुरू से बताई कि उसके साथ क्या हुआ। रोने की आवाजें, वो बूढ़ी अम्मा की खौफनाक बातें और वो लड़की। ये सब बातें सुनकर अब उसके भाई को भी बहुत डर लगने लगा था। उन्होंने सोचा कि अब उसी वक्त जल्दी से वहां से निकलेंगे और वो खामोशी के साथ वहां से जाने लगे। और कुछ ही देर में वो बिल्कुल खामोशी से उस घर से बाहर निकल गए और उस घर से दूर जाने लगे। अब वो दोनों जल्दी जल्दी वहां से जाने लगे कि तभी वहां उनके सामने वो बूढ़ी औरत, वो लड़की और उसके साथ कुछ गांव वाले एकदम से खड़े हो गए और कहने लगे, अरे बेटा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम दोनों अब हमेशा हमारे साथ इसी प्यारे से गांव में ही रहोगे। अब तुम दोनों का यहाँ से निकलना आसान नहीं। यहाँ जो आता है वो फिर वापस नहीं जा सकता। अब उधर ही तेज बारिश थी, आसमान में बिजली की कड़क थी और उधर देखा तो अब उनके सामने वो गांव वाले अपने शक्ल में नहीं थे, बल्कि वो अपने असली रूप में आ गए थे। वो किसी का कोई रूप था तो किसी का कोई रूप, लेकिन उन सब के चेहरे बहुत ही खतरनाक थे। उन्हें देखते ही इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। और वो सब अब उन दोनों के नजदीक जाने लगे और जैसे ही वो उनके बिल्कुल करीब पहुंचे तो वहां पूरे जगह पर एक खौफनाक दर्दनाक चीख गूंजने लगी। और कुछ ही देर में देखा तो वहां पर उन दोनों बेचारों भाइयों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े थे और उस काली रात में वो दो भाई अपनी जान से गए।